नमस्कार, दी आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जलवायु वित्त, इससे संबंधित विभिन्न शब्दों, जलवायु वित्त के संबंध में भारत का दृष्टिकोण, जलवायु वित्त को प्राप्त करने में चुनौतियां और इसके समाधान के विषय पर चर्चा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन विशिंग और ग्रीन हशिंग के शब्दों को समझते हैं। ये शब्द या अवधारणाएं मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन वॉशिंग को समझते हैं। ग्रीन वॉशिंग वह प्रक्रिया है जब कोई कंपनी अपने उत्पादों, सेवाओं या प्रथाओं की पर्यावरण अनुकूलता के बारे में झूठे या अतिरंजित दावे करती है। उदाहरण के लिए कचरा बैग पर पुनर्चक्रण योग का लेबल लगा होता है। कूड़े के थैलों को आमतौर पर लैंडफिल या भस्मक पर अन्य कूड़े से अलग नहीं किया जाता है, इसलिए किसी भी उद्देश्य के लिए उनका दोबारा उपयोग किए जाने की संभावना नहीं रहती है। यही प्रक्रिया ग्रीन वॉशिंग कहलाती है। इसमें कंपनी क्या करती है कि वो पर्यावरण अनुकूलता के बारे में झूठे दावे करती है। मतलब कहती है कि हमने इतने पेड़ लगा दिए या इतने अच्छे काम किए हैं पर्यावरण के लिए, परंतु वो ऐसा करती नहीं है। अब आता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन विशिंग में वे संगठन शामिल हैं जो अपनी नीतियों में पर्यावरणीय आकांक्षाओं की घोषणा तो करते हैं, लेकिन उनका कोई जमीनी प्रभाव नहीं होता है। 2019 में निवेशक प्रबंधक डंकन ऑस्टिन ने इस शब्द को प्रचारित किया था। इसी क्रम में एक शब्द आता है ग्रीन हशिंग। ग्रीन हशिंग उन कंपनियों को संदर्भित करता है जो अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों और उनके प्रति दृष्टिकोण को प्रसारित करने में विफल रहती हैं। ये अपनी जलवायु जिम्मेदारियों और रणनीतियों को अपनी प्रतिष्ठा खोने की डर से गुप्त रखती हैं। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम जलवायु वित्त को समझते हैं कि जलवायु वित्त क्या होता है। ठीक है, जलवायु वित्त ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक निवेश को सुविधाजनक बनाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अनुकूल प्रयासों में भी इसका समान महत्व है। इस संदर्भ में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते विभिन्न पक्षकारों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसी क्रम में अगर हम जलवायु वित्त के संबंध में भारत के दृष्टिकोण की बात करें तो भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक मुद्दा है जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद में निहित है। इसके अतिरिक्त भारत जलवायु वित्त के दायरे में सटीक परिभाषाओं की वकालत करता है। स्पष्ट परिभाषाओं की अनुपस्थिति विकसित देशों को जलवायु वित्त संबंधी जिम्मेदारियों से बचने में सक्षम बना सकती है। इसलिए भारत कहता है कि ये परिभाषाएं स्पष्ट होनी चाहिए। आगे बात करें हम, भारत समृद्ध देशों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में जलवायु वित्त प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ साथ कम समृद्ध और विकासशील देशों की क्षमताओं को बढ़ाने के संबंध में ठोस कार्यवाही का भी आह्वान करता है। आगे हम जलवायु वित्त को प्राप्त करने की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं कि ये चुनौतियां क्या हैं जिनके चलते हम आज तक जलवायु वित्त को प्राप्त नहीं कर पा रहे। कुछ रिपोर्ट्स जैसे कि जलवायु वित्त पर UNFCCC की स्थायी समिति के अनुसार 2020 तक प्रत्येक वर्ष $100 अरब जुटाने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार OECD के 2020 के आंकड़े कहते हैं कि निजी जलवायु वित्त जुटाना विकसित देशों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं से कम रहा है। कई निवेशक जलवायु केंद्रित निवेशों को संभावित रूप से कम सामाजिक प्रभाव और अल्प लाभप्रदता वाले निवेश के रूप में देखते हैं। अर्थात उनका मानना है कि जो जलवायु केंद्रित निवेश है उसका कोई सामाजिक प्रभाव नहीं है या उससे लाभ बहुत कम है, इसलिए उसमें रुचि नहीं लेते वो। जबकि विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु वित्त एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक धन से प्राप्त किया जाना चाहिए। तो इस बात पर जोर देते हैं कि अकेले निजी वित्त उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। अपनी जलवायु वित्त रणनीतियों में निजी वित्त जुटाने के महत्व पर जोर देने के बावजूद विकसित देशों और बहुपक्षीय विकास बैंकों ने पर्याप्त निजी निवेश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं किए हैं। चलिए अब हम देखें कि जलवायु वित्त को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इस टॉपिक। जैसा कि हम जानते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र जलवायु वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हमें उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निजी क्षेत्रों के संसाधनों की आवश्यकता को पहचानना होगा। COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 इस बात पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है कि हम कैसे बाजार आधारित समाधानों को लागू करें और डिजिटल नवाचार का लाभ उठाएं जिससे जलवायु वित्त का लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त ऐसे जलवायु निवेशों का सृजन करना महत्वपूर्ण है जो न केवल लाभदायक हों बल्कि निवेशकों के लिए भी तरल और सुलभ हों।
इसके लिए हमें व्यक्तिगत निवेशकों, पेंशन फंड, बीमाकर्ताओं और संप्रभु फंड जैसे संस्थानों से वैश्विक बचत का लाभ उठाना चाहिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF जैसे सुलभ साधन जोखिमों में कमी लाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही जलवायु प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए जलवायु लचीले क्षेत्रों में स्थित परिसंपत्तियों में निवेश करना चाहिए, जिससे ऐसे क्षेत्रों में अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचे के निर्माण से जलवायु शमन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।